आप लोग पढ़ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर इस अध्याय को सिविक्स के अंतर्गत आप लोगों के कक्षा 8 में पढ़ा रहा हूं और आज का कक्षा जो है यह इस अध्याय के अंतर्गत तीसरा कक्षा होगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और वो बातें जो आप लोगों को पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। पिछले दो कक्षाओं में हम लोगों ने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य क्या है। संविधान के कार्य से लेकर संविधान की वो बातें हम लोगों ने देखी है जो कि संविधान का कंसेप्ट बनाता है, जो कि संविधान की धारणा बनाती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैसे डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा और अलग अलग चीजें थी जिसके आधार पर कानून बनाने की जरूरत पड़ी थी और कानून बना था और वही कानूनों का कानून जो है संविधान कहलाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले दो कक्षाओं में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको जो ये सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है यह पारस प्रकाशन का पृष्ठ संख्या 149 है, जहां से हम लोग अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय को आगे बढ़ाएंगे जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था डॉरी सिस्टम और बात किया था कि कैसे दहेज प्रथा जो है वो कार्य करता है और क्यों हम लोगों को दहेज के खिलाफ कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा। अब हम लोग आते हैं अगला जो हम लोग को देखना है लॉ एंड डिसेंट। अब यहां पर हम लोग उन कानूनों की बात करेंगे जो कि आप लोगों को आगे पढ़ना है, यानी कि हम लोग अभी जिस टॉपिक के अंतर्गत है वो है नीड फॉर लॉ। आखिर लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लॉ का ही तो समावेश संविधान है। तो लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के कारण से दहेज के खिलाफ लॉ की यानी कि कानून की आवश्यकता पड़ी। तो अब जो अगला है वो है लॉ एंड डिसेंट। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इस लॉ की, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और उस कानूनों का कानून यानी कि संविधान कैसे बना। तो all constitution confer specific power to an organization on the condition that it abide by its constitution, or there is a Latin term ultra vires which describe those activities that fall outside an organization or legislative body's legal of constitutional authority. For example, a student union may be prohibited as an organization from engaging in activities not concerning a student. This is specified on the basis of law. अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, अब यहाँ पर कुछ वैसी बातें कही जा रही है जहां पर कानून तो कार्य करता है, कानून के अंतर्गत भी कार्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कानून के बियॉन्ड भी किए जाते हैं, कानून के बाहर भी किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी संवैधानिक कार्य हैं वो संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, कार्य होते हैं उसके कार्य। ये एक नया शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है वो सारे कार्य जो कि फॉल आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन और लेजिस्लेटिव लीगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी कि एक संवैधानिक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान, एक लेजिस्लेटिव बॉडी, इन सारे के बियॉन्ड, इन सारे के बाहर आता है, वैसे शब्द को हम लोग अल्ट्रा वायर कहते हैं। अल्ट्रा वायर का मतलब है वैसे शब्द, वैसी कार्य, वैसी चीजें, वैसे एक्टिविटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बियॉन्ड आता है, के आउटसाइड आता है, के बाहर आता है, के दायरे के बाहर आता है। For example, a student union may be prohibited as an organization from engaging in activity not concerning student. This is specified on the basis of law. जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक विद्यार्थियों का, एक छात्र का संगठन जो है वो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोहिबिटेड, उसको वंचित किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है उन सारे एक्टिविटी में कार्य करने के लिए जो कि
न करना चाहिए या फिर वैसी सारी चीजों में वहां पर उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, उसको वर्जित किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, नॉट कंसर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं कि जो कानून है वो तो समाज के हित के लिए ही बनता है। बट इन सम केसेज इट कैन बी काउंटर एक्टिव फॉर द कॉमन मासेज। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है या देखने को आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहां पर मास पीपल ही उसका विरोध या फिर कहें तो मास पीपल को लगता है कि हमारे हित के लिए नहीं है। इन सच केसेज लॉ बिकम बायस्ड। यहां पर जो लॉ जो है वो पक्षपाती या फिर उस तरीके से कार्य करता है या फिर लोगों के नजर में आता है पक्षपात के तौर पे। यहाँ पे बेस्ड है, यहाँ पे बायस्ड है, आई छूटा हुआ है स्पेलिंग में। इन सच केसेस लॉ बिकम बायस्ड। आगे, पीपल अपोज ऑल सच लॉज एंड अ स्पिरिट और डिसेंट और हॉस्टिलिटी इज जनरेटेड इंसिडेंट्स गिवन इन द यूनिटी ऑन हिस्ट्री मेक इट क्लियर। मतलब ये सारी चीजें कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी चीजें आती है, जब वैसे कानून आ जाते हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं ये उनके हित के लिए नहीं है, तो वो इनका विरोध करते हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। पीपल अपोज अनजस्ट एंड लॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब चाहे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, अंग्रेज शासन की बात करें, अंग्रेज सरकार की बात करें, वहां पर भी जो बहुत सारे ऐसे कानून थे जो लोगों को लगा, जो भारतीय लोगों को लगा, जो भारतीयों को लगा कि ये हमारे खिलाफ सही, हमारे लिए सही नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमारे साथ ये न्याय नहीं करेगा, ये हमारे साथ अन्याय करेगा, तो लोगों ने वहां पर भी उसका विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल अपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1971 व्हेन इट ट्राइड टू इंप्लीमेंट द वर्नाकुलर प्रेस। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो वर्ष 1978 में जो वर्नाकुलर प्रेस की बात या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कानून की बात जो आई थी, लोगों ने वहां पर उसका विरोध किया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज आल्सो अपोज इन 1905। अगर वर्ष 1905 की बात करें तो उस समय जो भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन वाला जो कानून आया था, उसका भी लोगों ने विरोध किया था। लेट अस रीड सम मोर अबाउट लॉज एंड डिसेंट। कुछ और जो है वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं जहां पर विरोध हुआ कानून का। वर्ष 1930 में अगर चलते हैं, आजादी भारतीय स्वतंत्रता से पहले, अंग्रेजों से मिले भारतीय स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1930 की बात करते हैं तो यहां पर साल्ट सत्याग्रह यानी कि यहां पर नमक सत्याग्रह की हम लोग बात करते हैं। यहां पर क्या है, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया गया। यहां पर वर्ष 1930 में यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। इट बिगैन विथ डांडी मार्च। इसकी शुरुआत डांडी मार्च के साथ हुई। आगे, गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम विथ ओनली 78 फॉलोअर एंड मेड देयर वे टुवर्ड्स डांडी। फिर वहां पर डांडी मार्च में क्या हुआ, डांडी की तरफ बढ़े। डांडी एक जगह है, डांडी की तरफ बढ़ने के लिए गांधी जी अपने अभी के अहमदाबाद के उस समय के साबरमती आश्रम, अभी साबरमती आश्रम गुजरात, भारत देश के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में आता है साबरमती आश्रम। तो उस समय गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से वर्ष 1930 में अपने 78 फॉलोअर यानी कि अपने 78 लोगों के साथ, अपने 78 उन सारे लोगों के साथ आगे बढ़े जो डांडी की तरफ आगे बढ़े, जो कि इनके इस आंदोलन में जिन्होंने इनका सहयोग किया। आगे, द ग्रुप रीच्ड डांडी ऑन अप्रैल 6, 1930। ये जो ग्रुप था, जो 78 फॉलोअर और एक गांधी जी यानी कि एक और 78 यानी कि 79 लोगों का जो ग्रुप जो शुरू हुआ था डांडी के लिए, साबरमती से डांडी के लिए यानी कि अहमदाबाद से डांडी के लिए, उसका जो डांडी पहुंचने का जो तिथि था वो 6 अप्रैल 1930 था। आगे, Here गांधी protested against the salt law by making salt himself। यहां पर क्या है कि गांधी जी ने नमक कानून का यानी कि साल्ट लॉ का, अंग्रेजों के साल्ट लॉ का विरोध किया खुद से नमक बनाकर। आगे, इट वॉज अ चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा
चुनौती बन गया। यह जो गांधी जी का जो दांडी मार्च था, जो नमक सत्याग्रह था, ये जो था यह एक अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गया। आगे, साल्ट वाज अ मोनोपोली ऑन द गवर्नमेंट एंड नो वन वाज अलाउड टू मेक साल्ट। क्या था कि उस समय साल्ट वाले आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि उस समय जो नमक था, नमक का मोनोपोली जो था वो सरकार अपने पास चाहता था, अंग्रेज सरकार अपने पास चाहता था, और चाहता था कि नमक का जो एकाधिकार है, मोनोपोली को हिंदी में एकाधिकार कहते हैं, एकाधिकार है यानी कि नमक जो है वो सिर्फ मेरे द्वारा ही बनाया जाएगा और कोई इसका नहीं होगा। अभी अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इंडियन रेलवे जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिससे मोनोपोली को समझा जा सकता है, जिसके कोई कंपटीटर नहीं होते, जिसका कोई चुनौती नहीं होता है, जिसके कोई प्रतियोगी नहीं होते, जिसके कोई प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साल्ट वाज अ मोनोपोली टू द गवर्नमेंट एंड नो वन वाज अलाउड टू मेक साल्ट। यहाँ पर क्या आता है कि साल्ट जो नमक जो था, सबको खाना है, नमक की आवश्यकता है, नमक जो है उसी का एकाधिकार जो है वो सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार के पास था। गांधी जी ने उसी का विरोध किया साल्ट सत्याग्रह के साथ, यानी कि नमक आंदोलन के साथ, खुद से नमक बनाकर। साबरमती आश्रम से उन्होंने मूवमेंट यानी कि आंदोलन की शुरुआत की और दांडी में पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बनाना शुरू किया। आगे, the movement highlighted the unjust salt law were challenged in other part of the country. Lack of people including a large number of women participated in salt सत्याग्रह। यह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह था, साल्ट सत्याग्रह था, नमक आंदोलन था, यह धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया और बहुत सारे लोग, लाखों लोगों ने इसमें अलग अलग देश के अलग अलग कोने कोने से इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें सहभागिता निभाई। द मास प्रोटेस्ट forced the British government to call the first round table conference to discuss the constitutional problem of India। और ये जो मास प्रोटेस्ट था, ये जो जन आंदोलन था, ये जो जन विरोध था, ये सारी चीजें जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बैकफुट पर लाता है, यानी कि अंग्रेज शासन को, अंग्रेज सरकार को बैकफुट पर लाता है और अगले को मजबूर करता है कि अगला जो है बाकी को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीयों को और भारतीय जो स्टेक होल्डर है उनको बुलाकर भारत के समस्या और बाकी चीजों पर डिस्कस करे। यानी कि इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो झुके, और झुकने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया ताकि वो बाकी लोगों के साथ उनके समस्या को और संवैधानिक समस्या को डिस्कस कर सके, बात करे और फिर उसके साथ आगे बढ़े। यह जो चित्र है यह साबरमती आश्रम का है। अभी भी अगर आप साबरमती आश्रम जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चित्र दिखेंगे, ऐसे ऐसे कुटिया दिखेंगे। और ये जो है ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या गांधी जी जो भी कह लें, ये उनका चित्र है। और उनके साथ उनके जो फॉलोअर हैं जो दांडी मार्च में साबरमती से दांडी की तरफ निकले थे वर्ष 1930 में, और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच भी गए थे। साबरमती भी जगह का नाम है, दांडी भी जगह का नाम है, दोनों अभी के भारत देश के गुजरात राज्य में है। तो ये उसी का तस्वीर है, उसी का चित्र है, दांडी मार्च का चित्र है, जहां पर शुरू में इन्होंने 78 फॉलोअर के साथ इस मार्च की शुरुआत की थी। मार्च का मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला मार्च नहीं होता, मार्च का मतलब होता है यात्रा। आगे, एंटी लिकर एजिटेशन। अब यहां पर मदिरा विरोध यानी कि शराब के खिलाफ अब यहां पर एक और आंदोलन हुआ, जहां पर पहले हम लोगों ने देखा नमक सत्याग्रह, तो अब हम लोग देखेंगे एंटी लिकर एजिटेशन। अब यहां पर शराब के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, जो विरोध हुआ, अब उसकी बात। द परपेचुअल हैबिट ऑफ लिकर कंजम्पशन इज अनदर सोशल एविल दैट इज रिजल्टेड इन द रूइन ऑफ मेनी लाइफ। यहां पर कहा जा रहा है कि जो बार बार और लगातार जो शराब पीने की आदत है, यह एक बहुत बड़ा समस्या है और इससे बहुत सारे जीवन नहीं, बहुत सारे परिवार जो है वो तबाह हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। मेनी पीपल वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी ऑन लिकर एंड पुट द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द रनर्स द हाउस ऑन वुमेन।
यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग, जो पुरुष जो है वो पैसा कमाते हैं, वो भी दारू में अपना, यानी कि शराब में अपना, मदिरा में अपना पैसा लगा देते हैं, वहां पर वो पैसा यूज कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, या फिर कहें तो बर्बाद कर जाते हैं, जिससे उनका परिवार जो है, जिसके कारण से उनका परिवार जो है वो सही तरीके से आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाता है, और महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, घरेलू महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। द वुमेन ऑफ विलेज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हाउस होल्ड ड्यूटीज। यहाँ पर वही चीज आ गई कि जो गांव और ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द हैबिट ऑफ लिकर कंजम्पशन इज नॉट ओनली इंजूरियस टू हेल्थ बट ऑल्सो डिप्राइव फैमिलीज और डिसेंट लाइफ। वही चीज है, बार बार वही चीज कहा जा रहा है कि जो शराब है, जो मदिरा सेवन है, इससे सिर्फ एक जीवन नहीं जाता, एक जीवन बर्बाद नहीं होता, पूरा का पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है। महात्मा गांधी डिजर्व स्पेशल मेंशन हियर बिकॉज ही पायनियर्ड टू रूट आउट दिस एविल हैबिट। फिर यहाँ पर भी महात्मा गांधी को इच्छा हुई और महात्मा गांधी ने सोचा कि इस चीज से भी अब लोगों को निजात दिलाया जाए, इस चीजों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाए। आगे, the farmer of our constitution had discussed the problem of liquor consumption. The law for prohibition of liquor has been included in the directive principle of the state policy in part 4 of our constitution. जब फार्मर, जब किसान और इन सारे चीजों से बातचीत करके लिकर प्रॉब्लम, यानी कि मदिरा का जो समस्या, जो शराब सेवन का जो समस्या और जिससे बर्बादी वाली बात आ रही थी, उन सारे चीजों की बात हुई और फिर उसके खिलाफ यानी कि प्रोहिबिटेशन ऑफ लिकर के लिए एक कानून बनाया गया। लिकर को वर्जित करने के लिए, शराब को वर्जित करने के लिए, शराब को रोकने के लिए कानून बनाया गया, और जो कि भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पार्ट 4 में है। आप देख सकते हैं। As an effective step to eradicate this evil, a prohibition inquiry committee was set up in 1954. फिर एक prohibition inquiry committee भी बनता है 1954 में, वर्ष 1954 में, ताकि इसको और अच्छे तरीके से खत्म किया जा सके, रोका जा सके। In 1956, the recommendation of the committee were accepted and the Lok Sabha passed a resolution to make it a part of the development program. 1954 में आया, 1956 में इसको लोकसभा में यानी कि भारतीय संसद में इसको पारित कर दिया गया। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड एन अटेम्प्ट टू इम्पोज पार्शियल और टोटल प्रोहिबिटेशन। फिर बहुत सारे राज्य सरकार ने भी इसे अर्ध या पूर्ण रूप से लागू करना चाहा, लिकर को बैन करना चाहा। कहीं कहीं बैन है भी अभी, तो कहीं कहीं आराम से धड़ल्ले से चल रहा है। अगर बिहार की बात करें, अगर गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर यह बैन है, प्रतिबंधित है, लेकिन बहुत सारे राज्य जो है जहां पर ये खुले में बिकते हैं, जहां पर यह वर्जित नहीं है, जहां पर यह प्रोहिबिटेड नहीं है। द गवर्नमेंट अगेंस्ट लिकर कंजम्पशन हैज स्लेटेड ऑन मेनी एनजीओ एंड वॉलंटरी एजेंसीज आर वर्किंग इन दिस फील्ड टू स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस। इन सम केसेज ग्रुप ऑफ विलेज वुमेन हैव टुक मेजर स्टेप टू काउंटर प्रॉब्लम। बहुत सारे एनजीओ, गैर सरकारी संस्थान, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और महिलाएं भी इसके लिए कार्य करती है, और वो चाहती है कि इन सारे समस्याओं से बचा जा सके, इन सारे समस्याओं को रोका जा सके, इन सारे समस्याओं को खत्म किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी इसके महिलाएं ही हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं। तो 10 डिसेंट इज अ वॉइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर चेंजेस और अमेंडमेंट ऑल्सो। इट टेक इनटू अकाउंट द चेंजिंग सिनेरियो एंड द कंटेम्पररी रिक्वायरमेंट टॉलरेंस फॉर द डिसेंट सोच पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। That is why there are opposition party to raise voice against the laws that are not for the welfare of citizen. The opposition party serve as a watchdog for the functioning of the government. अब ये सारी चीजें यहीं पे समाप्त हो जाती है, इन सारे चीजों के कहने के अनुसार कि ये सारी चीजें जो है, जैसे जैसे जो कुरीति है उसके खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, बनते हैं, ये समय की मांग होती है। चाहे वो शराब की बात करे, चाहे वो दहेज प्रथा की बात करे, चाहे वो अलग अलग चीजों की बात करे, इन सब के खिलाफ जो है रोकने के लिए कानून बनते हैं, ये समय की मांग होती है। लेकिन जब पार्टी यानी कि जब राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने जाती है, तो वो इसको एजेंडा बनाती है, वो लोगों को कहती है कि मैं लिकर बैन करवाऊंगा, लेकिन जब वो सरकार बन जाता है उनका, तो वो
रुक जाते हैं या फिर मुकर जाते हैं या फिर उसको टालने लगते हैं, और फिर जब वहां पर बात आती है तो फिर वहां पर लोग और जो अपोजिशन पार्टी है और जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है याद दिलाने के लिए और बताने के लिए कि आपने ये कहा था तो आपको ये करना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे कानून इस आधार पर भी बनते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अपोजिशन पार्टी मीडिया लोग जो हैं वो सरकार को याद दिलाते हैं कि अगर वो कानून जो उन्होंने वादा किया था अगर वो नहीं बना रहे हैं तो सरकार को याद दिलाकर वो कानून बनवाया जाता है, बनवाया जा सकता है। ऐसा हम लोग बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे शराब, दहेज, इन सारे चीजों के लिए, इन सारे चीजों को रोकने के लिए, इन सारे चीजों के खिलाफ हमें कानून की आवश्यकता पड़ी। जैसे अब हम लोग यहाँ पर शराब की बात कर लेते हैं। कहा जाता है, यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि शराब जो है, जैसे दहेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि दहेज जो है वो गलत है, फिर हम लोगों ने देखा था कि दहेज कैसे गलत है। तो फिर हम लोग अब यहाँ पर शराब की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शराब जो है वो गलत है। लेकिन अगर देखा जाए तो शराब कैसे गलत है? अगर वही शराब जो है अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो वो गलत है। कोई भी चीज को अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो वो अति में लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर आप चावल भी ज्यादा खा लेंगे, रोटी भी ज्यादा खा लेंगे तो वो आपके मौत का कारण बन जाता है। उसी तरीके से शराब की भी अति जो है वो मौत का कारण और बहुत सारे परिवार के बर्बादी का कारण बन सकता है और बन जाता है। लेकिन अगर नियंत्रण में लिया जाए तो शराब भी कहीं से हानिकारक नहीं होता है। अगर शराब का और भी उदाहरण लिया जाए तो होम्योपैथ के दवा, अंग्रेजी दवा के पेन किलर, इन सारे चीजों में, परफ्यूम में, इन सारे चीजों में भरपूर मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग होता है। और जो लोग अल्कोहल को छूते भी नहीं है, जो लोग अल्कोहल के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग अल्कोहल से दूर रहना चाहते हैं, वो भी उस दवा का सेवन करते हैं, वो भी उस परफ्यूम का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग वो भी सारा चीज करते हैं। तो जब अपने पर बात आई, जब जीवन पर बात आई, तो वही अल्कोहल जो है आपका जीवन सेवर हो जाता है, लाइफ सेवर हो जाता है, जीवन रक्षक हो जाता है। तब आपको वो चीज बुरा नहीं लगता है। और ऐसे बुरा लगता है तो ये मौका परस्ती गलत है। किसी भी चीज के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। हाँ, अति है तो वो गलत है। अति तो अगर आपका संगत भी अगर आपका गलत है तो वो भी आपको पथ भटका सकता है, वो भी आपको बर्बाद कर सकता है, वो भी आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है, आपको फाइनेंशियल बर्डन से लेकर सोशल बर्डन सब ला सकता है। तो अल्कोहल भी तो लाता है, सब चीज होता है, लेकिन सब के अपने प्लस और माइनस पहलू हैं। अल्कोहल अगर एक्सेस में खाने पे, पीने पे, अल्कोहल अगर पीने पे एक्सेस में, अति में अगर वो बर्बादी का कारण बनता है तो वही अल्कोहल होम्योपैथ के अधिकांश दवा में और एलोपैथ के और अंग्रेजी दवा के पेन किलर में वो भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है। लिखा हुआ भी रहता है, आराम से डब्बे पे आप पढ़ सकते हैं और उसका लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर वो मौका परस्ती की बात आ जाती है कि यहाँ पर लाइफ सेवर है। तो इतना ही, अभी हम लोग ज्यादा अल्कोहल पर बात नहीं करेंगे। हम लोग को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। चूंकि अल्कोहल की बात आई तो हमने इतना डिस्कस कर लिया इस कक्षा में, इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अध्याय के चौथे कक्षा में आएंगे, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी पृष्ठ संख्या 150 से आगे बढ़ेंगे। द प्रिएम्बल, द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और उसके आगे की बात करेंगे, जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं।